आज हम शुरू कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हमको 3 भागों के अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। अब हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज संसार का एक प्राचीनतम समाज है, क्योंकि यहाँ एक विकसित संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हो चुका था और अन्य संस्कृतियाँ अपने बाल स्वरूप के अंदर चल रही थी। भारतीय समाज के इतिहास को मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। अब हम चूँकि प्राचीन काल की बात करेंगे तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया था। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद में आता है वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। फिर उत्तर वैदिक काल को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। उसमें आता है उपनिषद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्यकालीन समय, स्मृतिकालीन समाज, गुप्त काल। ये सभी अलग अलग भागों के अंदर उत्तर वैदिक काल को बांटा गया है। इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इतिहास से प्राप्त होती है, ग्रंथों से प्राप्त होती है, अवशेष उनसे प्राप्त होती है, खुदाई करने पर प्राप्त होती है। और जो पुराने ग्रंथ थे या जिन लोगों ने उन ग्रंथों को पढ़ा है और उनके माध्यम से भी हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हम इन सब की जानकारियाँ प्राप्त कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, या हम ये कहें कि जितनी भी सभ्यताएं संसार में विकसित हुई हैं, वे सभी सभ्यताएं हैं ज़्यादातर नदियों और घाटियों के अंतर्गत ही विकसित हमको दिखाई देती है। भारत में भी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पर ही विकसित हुई थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सिंध के लरकाना और पंजाब के हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थान पर खुदाई करने के दौरान हमको प्राप्त हुई है। खुदाई के अंतर्गत अब क्या हुआ कि जब जो जानकारी प्राप्त हुई या इतिहास के माध्यम से या जो खुदाई के माध्यम से जो अवशेष प्राप्त हुए, उनके द्वारा हम जानते हैं कि उस समय की सभ्यता किस प्रकार की थी। तो खुदाई के अंदर जो बर्तन मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, जो इमारतें हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस सभ्यता का विकास 5000 वर्ष पूर्व हो चुका था। ईसा से 5000 वर्ष पूर्व से सभ्यता विकसित हो चुकी थी। प्रमाण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यह भी पता चलता है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जो द्रविड़ जातियां थी वो यहाँ पर निवास करती थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगरी सभ्यता थी, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो नगर के अंदर पक्के मकान होते हैं, गलियाँ होती हैं, व्यवस्थित सड़कें होती हैं और जो कुछ भी आधुनिक जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जैसे संगीत है, कला है, पानी के कुएं हैं, है ना, और ऑर्नामेंट्स हैं, जेवर हैं, औजार हैं, आदि सब कुछ आज की तरह ही हमको खुदाई के अंतर्गत देखने को मिला था। वैसे द्रविड़ और आर्य दोनों ही भारत के मूल निवासी थे, ऐसा माना जाता है। द्रविड़ों ने नगरी सभ्यता को विकसित किया, जबकि आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति को विकसित किया था। अब क्या हुआ कि आज से जब 4500 वर्ष पहले
द्रविड़ और आर्य दोनों संस्कृति, जो कि हम भारत की संस्कृति मानते हैं, तो एक नगरीय सभ्यता और दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। अब दोनों में बहुत अंतर था, दोनों में बहुत भिन्नता हमको देखने को मिलती हैं। इस कारण से दोनों के बीच में अक्सर संघर्ष हुआ करते थे। इसमें आर्यों की विजय होती थी और सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों के धीरे धीरे उन्होंने उन पर पूरी तरह से ओवरलैपिंग या कब्जा कर लिया था। इसलिए वहाँ पर हमको सिंधु घाटी के अंदर जो सभ्यता दिखाई देती है वो आर्यों का संपूर्ण भारत के ऊपर अधिकार होने के बाद ही दिखाई देती है। इस समय भारत में एक नए युग का प्रारंभ हो चुका था, जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो वैदिक काल आया है, इसके अंदर जो सभ्यता में परिवर्तन दिखाई देता है, ये हमको ईसा से 2500 वर्ष पूर्व की सभ्यता दिखाई देती है। अब ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही एडवांस थी या उन्नत सभ्यता थी। अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता थी उसमें सामाजिक स्तरीकरण हमको दिखाई देता है, और जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो इसके अंदर जो सामाजिक मूल्य हैं वो हमको व्यवस्थित नहीं दिखाई देते हैं, या उनके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होती हुई हमको दिखाई देती है। दूसरी ओर हम धर्म के अंदर देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता काफ़ी उन्नत होने के कारण यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति भी उच्च थी। वहाँ के जो सामाजिक मूल्य थे, जो वैल्यूज़ थी, वो भी काफ़ी एडवांस थी। इस समय चारों वेदों का निर्माण हो चुका था। विज्ञान के अंदर भी काफ़ी उन्नति हमको दिखाई देती है। कला के क्षेत्र में भी वैदिक सभ्यता में काफ़ी उन्नति हमको दिखाई देती है। इस समय संगीत के अंदर भी काफ़ी कुछ उन्नति इस समय हो चुकी थी, और यहाँ पर ऋषि मुनियों को औषधियों का ज्ञान भी था। क्योंकि हम ये देखते हैं कि दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी, यहाँ पर ऊंच नीच का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उच्च जाति के स्त्री पुरुष निम्न जाति के वर्ण में विवाह कर लेते थे, और निम्न वर्ण के उच्च वर्ण के अंदर विवाह का प्रचलन था। इस युग के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो स्त्री पुरुषों की स्थितियाँ थी वो समान स्थिति हमको देखने को मिलती हैं। अब अक्सर यहाँ पर क्या हुआ कि जो आर्य थे वो अनार्य के ऊपर या उनके ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करते रहे, या उनको ये हम कह सकते हैं कि जो द्रविड़ थे वो अनार्य और शूद्रों की स्थिति के अंतर्गत उनको रखा गया था, क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे। और इस युग में स्त्रियों की स्थिति समाज के अंदर चूँकि उच्च थी, वो यज्ञ के अंदर भाग लेती थी, उनमें स्वयंवर करने का उनको छूट थी, और वे पति का चुनाव भी स्वतंत्रता पूर्वक इसके अंतर्गत कर सकती थी। विधवा स्त्रियों पर किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। ज्ञान के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता जो थी वो काफ़ी उच्च थी, बहुत आगे थी। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमको ग्राम पंचायत भी दिखाई देती है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। वो उत्तर वैदिक काल के अंदर भारतीय समाज और संस्कृति जिस रूप में विकसित किया गया, उसके दो हमको प्रमुख आधार दिखाई देते हैं। एक तो संरचनात्मक आधार और दूसरा दिखाई देता है वैचारिक आधार पर। चूँकि हमको प्राचीन काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता के और वैदिक सभ्यता का ही आपको अध्ययन करना है। अब है मध्यकाल, और इसको हम देखते हैं इस्लाम का प्रभाव। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत मध्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना गया है, या इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये दो भागों में विभाजित रहा। पहला है राजपूत काल, और दूसरा है मुस्लिम काल।
भारत में गुप्त काल का समाप्त होने के पश्चात छोटे छोटे राज्यों के अंदर भारत बँट चुका था। अब प्रारंभ में यहाँ पर जो पाल और गुर्जर ये दो जातियां थीं जो लगातार आपस में संघर्ष करती रहती थी। अब आप ये देखिए कि अगर समाज के अंदर लगातार संघर्ष होता रहता है तो उस समाज का विकास कैसे होगा, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक रुक ही जाएगा। तो यहाँ पर समाज के अंदर विकास पूरी तरह से रुक गया था। और राजपूत युग को हम नवीं शताब्दी से मानते हैं, जब भारत के एक बड़े हिस्से पर जो नवीं शताब्दी से ये नवीं शताब्दी से प्रारंभ मानते। इस समय यहाँ पर चंदेल, परमार, चोल, ये पल्लव, ये सब राजा यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने एक भारत के एक बड़े भाग के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब चूंकि भारत में विभिन्न राज्यों में संघर्ष बढ़ने लगा था और इसके कारण भारत जातियों के अंदर विभाजित होने लगा। अब चूंकि जातियों में विभाजन होने लगा तो निश्चित रूप से अब क्या हुआ कि छुआछूत बढ़ने लगी, धर्म के नाम पर अंधविश्वास बढ़ने लगे, कर्मकांड बढ़ गए, देवदासी प्रथा यहाँ पर प्रारंभ हो गई, सती प्रथा यहाँ पर प्रारंभ हो गई, मनुस्मृति के जितने नियम थे उन सारे नियमों को भी यहाँ पर लागू कर दिया गया। तो अब क्या हो गया, इस स्थिति के अंदर चूंकि समाज के अंदर संघर्ष चल रहा था और इस तरह से बहुत सारे धार्मिक कट्टरपंथियों ने अपने अपने जो अंधविश्वास और कर्मकांड थे उन सबको लागू कर दिया था। तो इन सब का झगड़ों का जो फायदा है वो दूसरे आक्रमणकारियों ने उठाना प्रारंभ कर दिया। सन 1712 में ऐसा मानते हैं कि इस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन प्रारंभ हुआ था। अब सन 1810 के अंदर वैसे वास्तविक स्थिति ये थी कि 1810 के अंदर महमूद गजनवी जो थे उन्होंने भारत के मंदिरों के ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत के जितने मंदिर थे उनके अंदर काफ़ी कुछ सोना जमा था। तो उन्होंने क्या किया महमूद गजनवी ने कि उन्होंने पूरी जो बड़े बड़े मंदिर थे उनकी सारी संपत्तियों को लूट करके और वो अपने साथ में ले गए थे। उसके बाद में फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी और भारत में आपसी मतभेद का फ़ायदा दूसरे मुस्लिम शासकों ने उठाया था और उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, मोहम्मद शाह है, नादिर शाह है, इन्होंने भारत के ऊपर अपने राज्य स्थापित कर लिए थे और भारत की अपार संपत्ति को लूट करके और अपने साथ में ले गए थे। अब भारत के ऊपर इस्लाम के प्रभाव के हमको 4 कारण दिखाई देते हैं। नंबर 1, जाति में बंटने के कारण हिंदुओं में एकता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के अंदर ही हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है क्योंकि वो जातियों में बटे हुए, दूसरे
जो आक्रमणकारी आए थे मुस्लिम समाज, उनके अंदर भी हम देखते हैं तो शेख, सैयद, मुग़ल, पठान ये सब उच्च जाति के मानते हैं। दूसरा कारण हमको ये दिखाई देता है कि मुस्लिम शासकों ने कई हिंदुओं को अपने प्रतिमानों को बदलने के लिए दबाव भी डाला था। तो नंबर 1 हम कहते हैं कि जातियों के कारण। नंबर 2 मुस्लिम शासकों का दबाव। तीसरा कारण हम ये मानते हैं कि हिंदुओं का संस्कृति, अब क्या होता है कि एक संस्कृति जब हावी होती है तो दूसरी संस्कृति के अंदर परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। तो चूंकि मुस्लिम शासक थे इसलिए हिंदुओं के बहुत सारे प्रतिमानों में हमको परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। तो जब हिंदुओं का सांस्कृतिक परिवर्तन होने लगा तब वे मुस्लिम शासकों के कृपापात्र बनने की भी कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर लिए थे। फिर हमको नंबर 4 ये दिखाई देता है कि हिंदू धर्म को किसी भी स्थिति में दूसरी संस्कृति के प्रभाव से बचाने के लिए भी बहुत सारे लोग प्रयत्न में लगे हुए थे। तो वो अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश में इसीलिए थे कि हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो पुराना है और वो बना रहे, चाहे कि कोई भी शासक आए, चाहे मुग़ल आए, चाहे ब्रिटिश शासक आए, चाहे कोई भी दूसरे आक्रमणकारी आए, तो भी हम अपनी संस्कृति को बचा करके और रखें। अब इसका प्रभाव हमको दूसरे क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई देने लगा। तीसरे कारण में आप ये लिख सकते हैं कि संस्कृति के जो परिवर्तन है वो धर्म के साथ में धर्म परिवर्तन होने लगे। और नंबर 4 और अपनी संस्कृति को किसी भी स्थिति में बचा के रखना। अब क्या हुआ, इसके बाद में ये स्थितियां आई कि ये जो मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ तो उसका प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर हमको दिखाई देता है। तो नंबर 1 हमें देखते हैं मुस्लिम मध्यकाल के अंदर अब वो कौन कौन से स्थान थे या वो कौन से जगहें थी जहाँ पर कि हमको प्रभाव दिखाई देता है। तो पहला हमको हिंदू धर्म के ऊपर प्रभाव दिखाई दिया। अब वो किस प्रकार का प्रभाव था, क्योंकि मुस्लिम जो शासक थे उनके आने के बाद हिंदू धर्म के अंदर हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि अनेक जो छुआछूत विरोध के कारण और अनेक संप्रदाय और पंथों का निर्माण हो चुका था, उनका भी विकास प्रारंभ हो गया था। क्योंकि ये जो जितने दूसरे पंथ जैसे कबीर पंथ है या सिख धर्म है या रैदास हैं या तुकाराम हैं या चैतन्य महाप्रभु हैं, वल्लभाचार्य हैं, ये जातिगत भेद के विरुद्ध नए धर्मों को विकसित करना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि ये लोग मुस्लिम धर्म तो अपनाना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने अपना एक नया पंथ बनाना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा प्रभाव हमको दिखाई देता है जातिगत व्यवस्था पे। बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल आप शब्दों में लिख देंगे उतना भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा।
फिर दूसरा कारण हमको दिखाई देता है जातिगत व्यवस्था के ऊपर प्रभाव। इस्लाम संस्कृति के कारण हिंदू धर्म को बचाने के लिए जाति के नियमों को कठोर कर दिया गया कि अब अपनी जाति के अंतर्गत जो नियम है उन नियमों का उन लोगों को पालन करना है। तो वो कौन से नियम, जाति की व्यवस्था के नियमों का फिर विरोध भी प्रारंभ हुआ, चूँकि कठोर नियम थे इसलिए उनका विरोध भी प्रारंभ होने लगा। और तीसरा कारण हमको ये दिखाई देता है स्त्रियों की स्थिति। अब चूंकि जाति व्यवस्था के जो नियम थे वो कठोर होने लगे थे, तो वो कठोरता की स्थिति हमको स्त्रियों के अंतर्गत देखने को मिली, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही रहते हैं और चूंकि हमारा देश तो पुरुष प्रधान है, तो जितने भी नियम लागू होते थे वो स्त्रियों और बच्चों के ऊपर ही लागू होते थे। तो इस्लाम के आने के बाद में क्या हुआ कि भारत के अंदर पर्दा प्रथा को बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो जो मुस्लिम सैनिक थे वो सुंदर स्त्रियों को उठा करके ले जाते थे और उनसे विवाह कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कि स्त्रियों को उठा करके ले जाए और विवाह कर लें, तो अब हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बाल विवाह प्रारंभ कर दिया। तो अब बाल विवाह प्रारंभ हो गया, यहीं से पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पर विधवा जो पुनर्विवाह नहीं हो सकते थे, विधवाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई, जोहर जैसी स्थितियाँ हो गई, प्रारंभ हो गई, सती प्रथा प्रारंभ हो गई, ये सारे जितने भी थे अंधविश्वास यहाँ पर प्रारंभ हो गए। तो ये सारी स्थितियाँ महिलाओं के लिए लागू कर दी गई थी। तो महिलाओं की स्थिति जो हम वैदिक काल के अंदर उच्च देखते हैं, यहाँ पर मुस्लिम शासन के आने के बाद में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हमको गिरावट देखने को मिलती है। नंबर 4, अब हमें दिखाई देता है कि परिवार की व्यवस्था के ऊपर भी इसका क्या प्रभाव पड़ा था। क्या होता है कि जब आक्रमण होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि आक्रमण केवल समाज के ऊपर होता है। समाज के बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो कि सभी पहलू समाज के प्रभावित होते हैं, चाहे वो कोई भी पहलू हो। इसलिए ये सारे की सारी चीज़ें जो हमें इनके ऊपर आक्रमणकारियों का प्रभाव हमको दिखाई देने लगा था। तो परिवार की जो व्यवस्था है, उस परिवार, चूँकि हम जानते हैं कि हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज दोनों ही पूरी तरह से पुरुष प्रधान संस्कृति को मानते हैं। वैदिक काल के अंदर बराबरी की स्थिति थी स्त्री और पुरुषों की, परंतु यहाँ पर अब इस समय काफ़ी कुछ हमको परिवर्तन देखने को दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि चूँकि छोटी बच्चियों की शादी होने लगी, बाल विवाह होने लगे, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, स्त्रियों को केवल घर के ही काम करना थे, गुलामी का जीवन व्यतीत करने लगी। तो ये एक तरह से स्त्रियों का यहाँ पर हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ उनके लेवल के अंदर हमको गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं तो विवाह संस्था के ऊपर भी काफ़ी हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले हमने वैदिक काल के अंदर देखा था कि स्त्रियों को विवाह की स्वतंत्रता थी, वे अपने अनुसार अपने पति का चुनाव कर सकती थी। परंतु जब यहाँ पर हम देखते हैं मुस्लिम शासन आने के बाद में हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है, वो प्रारंभ से ही मानते हैं। परंतु इस्लाम के प्रभाव के आने के कारण हिंदुओं में भी विवाह विच्छेद होने की प्रचलन बढ़ने लगी थी। उसके बाद में हम देखते हैं सांस्कृतिक व्यवहारों पर प्रभाव। क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इस्लाम के प्रभाव ने मुस्लिम वेशभूषा का भी समाज के अंदर बढ़ावा दिया था और हिंदू समाज के अंदर इस प्रकार की वेशभूषा लोगों के अंदर हमको पहनावे में दिखाई देने लगी थी। उर्दू भाषा का चलन बढ़ गया था। भाषा और वार्तालाप के अंदर, अभिवादन के अंदर इस उर्दू शब्दों का हमको चलन दिखाई देने लगा था।
इस्लाम की जो संगीत की संस्कृति थी वो भी हम देखने लगे थे कि वो भी हमको दिखाई देने लगी थी। जैसे कव्वालियाँ हैं, गज़ल हैं, ठुमरी हैं, ये भी संगीत का अंग हमको दिखाई देने लगा था। एक सबसे बड़ी बात और ये भी हमको दिखाई देने लगी, नंबर 7, दास प्रथा। अब ये जो स्थिति थी ये इस्लाम संस्कृति की सामंतवादी प्रकृति थी और भारतीय समाज को भी इसने प्रभावित किया था, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी सामंतवादी थे और जमींदार थे, अब उन्होंने क्या किया कि जो गरीब और निर्धन किसान थे, जो असहाय ग्रामीण थे, उनको उन्होंने अपना दास बनाया, उनका शोषण प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो हम सारी चीज़ें देखते हैं ये मध्यकाल के अंतर्गत हमको दिखाई देती है, 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। अब इसके बाद में आता है आधुनिक काल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय समाज तथा संस्कृति के उद्विकास में ब्रिटिश काल का एक महत्व हमको दिखाई देता है। इस समय संपूर्ण भारत में एक शासन होने लगा था और वो सारे के सारे लोग उस शासन के अधीन संगठित होना प्रारंभ हो चुके थे। पहले भारत के अंदर क्या थी, अलग अलग छोटे छोटे राजाओं ने अपनी रियासतें बना रखी थी, परंतु वे सब जो अंग्रेजी शासन थे या शासक थे उनके अधीन हो चुके थे और वे सब इस समय देश के अंदर अंग्रेजी शासकों ने क्या किया था कि उनको अपने जितने भी सामान वगैरह थे वो सब ला करके और हिंदुस्तान में खपाने थे। इसके कारण उन्होंने यहाँ पर यातायात और संचार के साधनों को काफ़ी कुछ सुगम बनाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया था। इस समय हम देखते हैं कि समाज के अंदर अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। अब आप ये देखिए कि किस तरह से भारत के अंदर संस्कृति का परिवर्तन और उसका प्रभाव हमको देखने को मिला। हम जब आर्य सभ्यता से लेकर के और मुस्लिम शासन और राजपूत शासन और उसके बाद में फिर जब हम अंग्रेजी शासन तक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत के अंदर कई संस्कृतियाँ आई और सबने अपने अपने प्रभाव संस्कृति के भारत के ऊपर छोड़े हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहले भारत के अंदर जब रियासत थी तब उनके अलग अलग राजाओं के अपने विचारधाराएं थी, उनके अलग नियम थे। उसके बाद में देश के अंदर जब सब एक इकट्ठे हो गए अंग्रेजी शासक के आने के बाद में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होने लगी थी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी यहाँ पर बढ़ गया था। पश्चिमी संस्कृति का भी अधिक से अधिक विकास हमको दिखाई देने लगता है आधुनिक काल के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम दोनों संस्कृतियों को अगर देखते हैं तो हमको दिखाई देती कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो परंपरागत है और उसके अंदर सामाजिक विभाजन हमको दिखाई देता है। यहाँ पर हम जब सामाजिक विभाजन देखते हैं तो यहाँ पर जातियों के अंदर हमको सामूहिकता दिखाई देती है और हमारी संस्कृति जो है वो त्याग को ज़्यादा महत्व देती है। जबकि हम आधुनिक देखते हैं तो हम आधुनिक संस्कृति के अंदर हम जो देखते हैं परिवर्तनवादी देखते हैं और यहाँ पर समानता, सामाजिकता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, व्यक्तिवादिता, है ना, भौतिकवादी को ये लोग ज़्यादा महत्व देते थे। तो ये जो हमको उपरोक्त प्रभाव भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दिखाई देते हैं, तो इसने क्या किया कि भारतीय संस्कृति की संस्थाओं को, उसके मूल्यों को, उसकी धार्मिक मान्यताओं को भी प्रभावित किया था अंग्रेजी शासन ने। अब इसी के साथ में भारतीय समाज के प्रौद्योगिक हम देखते हैं तो जो लघु उद्योग थे उनमें भी हमको परिवर्तन दिखाई देता है। वो प्रौद्योगिकी परिवर्तन के रूप में हमारे सामने है और हम ये देखते हैं कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण जो दोनों हुआ है वो हमको अभी काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई देता है।
अब हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज में पश्चिम का क्या प्रभाव हुआ। अब देखिए, हमको सारे समाज के, जब मैंने पहले भी बताया कि समाज के ऊपर जब एक संस्कृति हावी होती है तो उसके सारे जितने पहलू हैं उनको सबको प्रभावित करती है। तो अब यहाँ भी हम देखते हैं कि पहला परिवर्तन हमको धर्म के प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। नंबर 1, धर्म पर प्रभाव। अब धर्म पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिला? क्योंकि अंग्रेजी शासन था वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, वो कुप्रथाएं रूढ़ियों का विरोध करने लगे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे धार्मिक या हिंदू धर्म के अंदर भी जो कुप्रथाएं थी उनके अंदर हम सुधार की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जातिगत व्यवस्था। हम हिंदुओं या हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जाति के अंदर विभाजन देखने को मिलता है, सभी के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी के अंदर हमको ऊंच नीच की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जो जातिगत होते हैं वो छुआछूत को मानते हैं, खान पान को मानते हैं कि एक साथ बैठ कर के खाना नहीं खाते हैं, व्यवसाय के अंदर भी उनमें आपस में प्रतिबंध था। ये सारी चीज़ें भी हम उस समय देखते थे, पर धीरे धीरे चूँकि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण होने के कारण ये सब चीज़ों के अंदर हमको शिथिलता दिखाई देने लगती थी। फिर संयुक्त परिवार का विघटन भी होने लगा था। जो प्राचीन समय के अंदर संयुक्त परिवार थे, उन संयुक्त परिवार के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देने लगा था। क्योंकि शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा, तो शिक्षा के कारण क्या हुआ कि व्यक्ति के अंदर जो योग्यता थी, उसकी जो कुशलता थी, उसके कारण वो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रारंभ हो गया था। इस स्थिति के अंदर उन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके और एकाकी परिवार बनाने प्रारंभ यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षा पर प्रभाव। क्योंकि अब ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत पूरा भारत था, इसलिए यहाँ पर जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, जाति के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, उससे उठ करके अब सारे भेदभाव खत्म होने लगे थे और सभी को एक सामान्य शिक्षा मिलना प्रारंभ हो चुकी थी। विवाह संस्था के अंदर भी हम देखते हैं तो हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं। विवाह संस्था के अंदर बाल विवाह और बहु विवाह हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, इनके ऊपर सब पे प्रतिबंध था। तो ये बाल विवाह धीरे धीरे समाप्त होने लगे, बहु विवाह नहीं दिखाई देने लगे और स्त्रियों की अधिक उम्र के अंदर विवाह होने लगे। ये स्थितियाँ हमको पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में दिखाई देती हैं। फिर हम देखते हैं कि संस्कृति पर प्रभाव, हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर क्या प्रभाव आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का होने लगा था। संस्कृति में हम देखते हैं तो जो वेशभूषा के अंदर हमको परिवर्तन दिखाई देने लगा था। व्यक्ति एक दूसरे से सम्मान और शिष्टता से बात करना प्रारंभ कर दिया था। खाने पीने के अंदर हमने देखा तो काफ़ी कुछ
परिवर्तन हमको दिखाई देने लगा था। डाइनिंग टेबल है, चाकू है, छुरी है, इनके माध्यम से भोजन करने लगे थे व्यक्ति। तो ये प्रभाव हमको पश्चिमी सभ्यता के कारण हमारे समाज के अंदर दिखाई देने लगा था। फिर मानवता का विकास भी हमको इसी समय दिखाई देता है। वैसे भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो मानवतावादी है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो जो शोषण होता था उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के लोगों का, तो यहाँ पर हम धर्म, जाति, स्त्री पुरुष इन सबको ध्यान में रख करके और देखते हैं तो जो कमज़ोर वर्ग था उनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई अत्याचार ना हो, इस पर जोर दिया गया था। फिर है भौतिक मूल्यों की यहाँ पर हमको वृद्धि दिखाई देती है। तो मूल्यों का प्रभाव कम नहीं हुआ था। व्यक्ति अपनी संपत्ति और सफलता के लिए व्यक्तिगत हित का और जो उसके स्वार्थ सिद्ध का ही जो काम होता था वही करने लगा था। तो ये सब पश्चिमीकरण के प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। आज आधुनिक काल के अंदर अगर हम देखते हैं तो भारतीय समाज की जो प्रकृति है उसको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। अब इस समय हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय समाज की प्रकृति वो किस प्रकार की है। तो हमको दिखाई देती कि हमारे पूरे देश के अंदर एक लोकतांत्रिक समाज है। हमारा जो भारत देश है वो एक अखंड भारत है और हमारे यहाँ पर सभी के लिए समान कानून बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं। दूसरा हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे देश की समान नियम और कानून के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है न्यायिक समानता। ये हम देखते हैं जितने भी कमज़ोर समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी रक्षा के लिए कानून बनाए गए। सामाजिक भेद को दूर करने के लिए सभी को समान रूप से काम करने की छूट दी जाती है। उसके बाद में है शिक्षा में प्रगति। जो हमारा देश है इसके अंदर सभी को, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर है राष्ट्रीय एकीकरण आता है। फिर है सामाजिक आर्थिक, सभी पूरे भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। विकास, तो ये चीज़ें हमको दिखाई देती। अब ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक भारत है वो पूरी तरह से परफेक्ट है या सब कुछ अच्छा है। अब क्या होता है कि कुछ समस्याएं भी उठ करके और हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो वो समस्याएं कौन सी हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम देख लेते हैं।
समकालीन समस्याएं। कौन कौन सी समस्या हो सकती है? तो परिवर्तन के साथ में क्या हुआ कि जो समस्याएं बढ़ी वो हम देखते हैं कि एक तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा, दूसरा हम देखते हैं कि जातिगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ को लेकर के और लोगों में आपसी मतभेद होने लगे। फिर है राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, उसके बाद में हम देखते हैं बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, फिर है भाषावाद। ये सारी इतनी सारी जो हैं वो देश के सामने चुनौती बन कर के भी आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम आधुनिक भारत के अंतर्गत देखते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत है। अब अगर हम ये उपरोक्त तो सब जितना भी हमने अभी पढ़ा है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर, अगर हम संपूर्ण इसकी विवेचना करें तो देखते हैं तो हम पाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज तक भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रही। क्योंकि परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से विकास भी होता है, हमको दिखाई देने लगता है। अब ये जितने हमारे विकास हुए और जो परिवर्तन हुए, तो जो हमारे समाजशास्त्री हैं मैक्स मुलर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति को संसार के सर्वोत्तम समाज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी के साथ में एक और समाजशास्त्री HR घोषला, उन्होंने लिखा है कि भारत भूमि ने एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों वाले अनेक विदेशी समूहों द्वारा जो हिंसा और विघटन के तत्वों को फैलाने के बाद भी भारतीय संस्कृति की निरंतरता सदैव आज तक बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जो समाज है उसके ऊपर कितने भी आक्रमणकारी आए, कितनी भी उन्होंने अपनी संस्कृति को समाज के ऊपर थोपने की कोशिश की या अपनी संस्कृति को लादने की कोशिश की, परंतु भारतीय समाज ने अपने संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपने धर्म को, सबको आज तक बचा करके रखा है। इसमें आप ये थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर लिखेंगे, मुझे लगता है कि ये एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर आपका बन सकता है।